हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधे निकलकर सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद यहां पर पहुंच गए। तालियों के साथ तमाम मेहमानों का स्वागत कीजिए। अजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी पक्ष रखेंगे कांग्रेस पार्टी का। अजय उपाध्याय जी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए भाई। कंचना यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आरजेडी का पक्ष रखेंगी। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और सत्य प्रकाश मिश्रा जी जेडीयू का पक्ष रखेंगे, क्योंकि आप शुरुआती बातें सुनकर समझ गए होंगे आज का विषय क्या है। राहुल गांधी के ओबीसी कार्ड में आज कांग्रेस पार्टी एक स्टेप आगे बढ़ गई है। दिल्ली में आज कांग्रेस के ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि राहुल गांधी अपर कास्ट होकर भी बैकवर्ड का साथ देते हैं, उनके लिए गालियां खाते हैं, इसीलिए ओबीसी समाज को उनके साथ आना चाहिए। इसी सम्मेलन में राहुल गांधी का बयान था कि पहले उन्हें ओबीसी के मुद्दों की गहराई से समझ नहीं थी, इसीलिए पहले जाति जनगणना नहीं कराई। सम्मेलन में खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने पर भी सवाल खड़े किए गए। इसीलिए आज हल्ला बोल में हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या जाति जनगणना का मसला नेताओं की जाति पर आ गया है। सवाल यह भी है कि क्या पहले जाति जनगणना नहीं कराने की राहुल गांधी की दलील देश को स्वीकार है। बीजेपी के मुताबिक 4 पीढ़ियों से पिछड़ों का दमन करने वाले चुनावी हार की खिसियाहट में मुखौटा लगा रहे हैं। राहुल पहले ओबीसी को समझते तो क्या जाति गिनवा देते। यही है आज हल्ला बोल का विषय। लेकिन सवाल दागे उससे पहले ये रिपोर्ट। हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। कांग्रेस के इस मंच का बैनर था ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन के बब्बर शेर कार्यकर्ता न्याय आंदोलन में जाति जनगणना, 50% आरक्षण सीमा तोड़ना, अफसरों की जाति, विषय सारे वही थे जिसे राहुल गांधी पहले भी उठा चुके हैं। लेकिन जब आगामी जनगणना में जातियां गिनने की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है, तब संसद सत्र के बीच राहुल गांधी के तेवर आज कुछ ज्यादा ही तीखे थे। बजट बना, हलवा बांटा जा रहा था, 11 लोग थे वहां पे, 90% आप लोग हो, 50-55% ओबीसी, 15% दलित, 9% आदिवासी, कोई नहीं वहां पे। हलवा बट रहा है, वो खा भी रहे हैं। आप प्रोडक्टिव फोर्स देश की, हलवा आप बना रहे हो और खा हो रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको हलवा नहीं खाना चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, मगर भैया आपको भी थोड़ा मिलना चाहिए ना। जो आदमी अपर कास्ट का होके। खास बात यह है कि इस सम्मेलन में ओबीसी समर्थन हासिल करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की जाति का कार्ड भी घेर लिया। जो आदमी अपर कास्ट का होके अगर बैकवर्ड को साथ देता है, उनके वजह से गालियां खाता है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को सपोर्ट करता है, दीन दलितों को सपोर्ट करता है, तो उसका साथ नहीं देंगे तो किसका देंगे। आज राहुल गांधी को अपर कास्ट बताया गया, लेकिन याद कीजिए पिछले साल संसद में राहुल गांधी की जाति को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर कैसा हंगामा हुआ। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है। राहुल गांधी का साथ दो। बहरहाल आज ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी की ओर से उन आरोपों का जवाब देने की कोशिश हुई कि क्यों यूपीए की सरकारों ने जाति जनगणना नहीं कराई। एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। दलितों के सामने कठिनाइयां थी, वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता मैं तभी जाति जनगणना करा देता, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। आप रिलायंस के पास जाइए, अमेज़न के पास जाइए। वैसे राहुल के इस दाव को बीजेपी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सीताराम केसरी जी जो बिहार के एक अति पिछड़े समाज की नेता होते थे,
कांग्रेस पार्टी ने उनको, उनकी मां राहुल गांधी जी की मां को गद्दी में बिठाने के लिए उनको एक शौचालय में बंद करके रखा गया। कांग्रेस पार्टी ने उनको अपमानजनक तरीके से निकाला। वैसे जब राहुल गांधी जाति पर इस तरह आक्रामक हैं, तब सवाल यही है कि वो नरेंद्र मोदी की सोशल इंजीनियरिंग से पार पाएंगे? आज तक ब्यूरो। बिहार का चुनाव है और राजनीतिक दांव के तौर पर सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय सांसद जी, आप लोग कितना भी घेरे, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि जाति कितनी अहमियत रखती है कई राज्यों में। क्या आपको लग रहा है कि सियासी रूप से वो आपको घेरने में कामयाब हुए हैं? सुधांशु जी, देखिए, वो घेरने में कामयाब हो रहे हैं या घिरे हुए हैं या गिरे हुए हैं, ये इस बात से साफ हो जाता है। अभी क्या बोल रहे हैं खड़गे जी? कह रहे हैं कि साहब वो अपर कास्ट से हैं मगर ओबीसी की बात करते हैं। इसी इनके कन्वेंशन में कंचा एलैया ये बोले हैं कि राहुल गांधी जी मिक्स्ड कास्ट हैं। अब हमें समझ में नहीं आता भाई वो सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता, आप लोग अपने अपने फोन खोलिए भैया, इनके दादाजी मरहूम फिरोज साहब, उनकी देखिए रेस्टिंग प्लेस क्या लिखी है, पारसी सिमेट्री प्रयागराज। अब भैया ये जनेऊधारी हुई गए, धर्म बदल गया, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, और बाबा पारसी सिमेट्री में जनेऊधारी है पौत्र। तो समझ ही में नहीं आता है कि कौन घेर रहा है और कौन घेरा रहा है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी अगर गलती माननी थी ईमानदारी से मानिए, कहिए कि मेरे पिताजी के नाना जी ने काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू की। मेरे पिताजी के नाना जी ने 1961 में सारे के सारे मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मेरी दादी जी ने मंडल की रिपोर्ट नहीं लागू की। मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा भाषण 6 सितंबर 1990 को संसद में मंडल के विरुद्ध दिया और कहा यह अंग्रेजों के जमाने के कम्युनल अवार्ड की तरह है जो भारत में विभाजन पैदा करना चाहता है। और फिर जिस सरकार में आप सर्वे सर्वा थे, 2014 में जब वो सरकार हटी है, कांग्रेस के कितने ओबीसी मंत्री थे मैं पूछना चाहूंगा इनसे, वीरप्पा मोइली के अलावा कोई एक बताएं। और सुनिए, 2014 में तब तो ये बाबा ब्रिगेड माने जाते थे, यंग ब्रिगेड मानी जाती थी ना कांग्रेस में, क्लीन शेव है, बढ़िया, और ईश्वर के नाम की शपथ ली। 2019 में बदल गए, अब कहा मंदिर मंदिर घूम के जनेऊ पूरा दिखा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर किसी नेता का गोत्र बताया गया है तो वो राहुल गांधी जी हैं। फिर लगा इससे काम नहीं चला तो 24 में कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बढ़ाई और टी शर्ट पहनी और अब कहने लगे जात की बात। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, पहले माफी मांगो कि तुम्हारी पार्टी का ये स्लोगन क्यों था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और आज पुरखों की बात को धर पे लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। और इतना ही नहीं, जो कहते हैं, अब देखिए एक कहावत होती है उत्तर भारत में, सब लोग यूपी बिहार में बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, भैया जो हमारे दादा के पिताजी के नाना न कर पाए, हमारी दादी न कर पाई, हमारे पिताजी न कर पाए, हमारी अम्मा न कर पाई, वो हम कर देंगे, मतलब बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। और ऑन द सीरियस नोट इन्होंने आज कहा कि यूनिवर्सिटीज में कितने प्रोफेसर हैं। राहुल गांधी जी भली बात सुनिए, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पहले सेलेक्ट होता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, फिर एक प्रोसेस के थ्रू प्रमोट होता है, एसोसिएट प्रोफेसर बनता है, फिर वो प्रोफेसर बनता है। आज जो लोग हैं वो 15-20 साल पहले आए होंगे, चैलेंज करके बताइए 2004 से 14 के बीच में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर थे एससी एसटी ओबीसी के। आज जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, भैया वहां कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं है जो आपको लगता बैठे खट से पहुंच गए। नहीं साहब, सेलेक्ट हुए 87 में, आपकी पार्टी नहीं आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने एससी एसटी ओबीसी के अधिकारी थे। इसलिए कहना चाहते हैं ये लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से आगे आप सब समझ जाते हैं। अजय उपाध्याय जी, मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या ये मजबूरी है अब, क्योंकि मैं डेटा के साथ हमेशा चर्चा करती हूं, ओबीसी वोट बैंक दोनों का ही दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी का अगर हम पूरा डेटा 1999 से दिखाएं, सबसे पहले हम कांग्रेस का दिखा देते हैं, हमने ट्रैकर बनाया है दोनों का। कांग्रेस पार्टी जो 1999 में 25% ओबीसी वोट पाती थी, वो 2004 आते आते 24 पे गई, फिर
24 पे ही रही, लेकिन 14 आते आते वो 15 पर सिमट गई, यानी लगभग 9% की सडन गिरावट मोदी की एंट्री के बाद। उसके बाद से 19 में भी आप 15 पे ही रहे और फिर 18 पर 3% आप पीछे पड़ा। बीजेपी का जल्दी से दिखा दीजिए, बीजेपी को कितना ओबीसी वोट मिलता है देश में। 23% थे 99 में, 2004 में 23%, 2009 में भी जब आपकी सरकार बनी तो वो 22% थे, लेकिन मोदी की एंट्री के बाद 2014 में 34%, 2019 में 44% और फिर 2024 में 44%। और जो आखिरी का ग्राफिक्स है वो दिखा दीजिए, क्योंकि इसी से पता चलता है जो ऑथेंटिक अभी तक की रिपोर्ट्स है सर्वे के मुताबिक, जिसमें ये माना गया है कि कालेलकर आयोग कहता है 32% पिछड़े हैं इस देश में। उसके बाद से देख लीजिए मंडल कमीशन की तरफ से कहा गया 52% है, और हमने साल भी इसीलिए लिख दिया है, 2004 में आखिरी में कहा गया 41। सबसे बड़ा जो वोट समूह है वो आपसे दूर जाता रहा है, इसीलिए क्या ये कार्ड खेला जा रहा है जाति का? 2-3 बातें हैं, आपके प्रश्न का भी उत्तर मैं दूंगा। इससे पहले हमारे भाई साहब ने बड़ी बड़ी बातें रखी हैं। मुझे बड़ा खुशी हुआ और बड़ा अच्छा लगा कि आज जातीय जनगणना के समर्थन में भाजपाइयों को भी आना पड़ा, जो मनुस्मृति की बात करते थे, और आज सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इनको खड़ा होना पड़ रहा है। ये वही है जो 1992 में मंडल की जब बात की जाती थी तो ये कमंडल लेकर के निकले थे, और आडवाणी जी ने उस सरकार को गिरा दिया ताकि मंडल कमीशन लागू ना हो। और मंडल कमीशन इनके समय में इसीलिए लागू नहीं हो पाया क्योंकि वो सरकार गिर गई थी। बीपी सिंह ने जरूर उसकी घोषणा की थी। सुनिए ना, बीच बीच में मैं भी नहीं बोलूंगा, आप काउंटर कर लीजिएगा। कमंडल लेके चले थे, अरे कमंडल लेकर गए थे, कब था आप बताइए ना? 92 में, 92 में हुई, 92 में हुई, और बीपी सिंह 90 में जब लागू किए। अरे 6 अगस्त 90 में, सुनिए, एक तो बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन फिर भी 6 अगस्त 90 में लाल किला के प्राचीर से जब घोषणा करने की बात कर रहे थे बीपी सिंह, कमंडल लेकर के लोग चले। आडवाणी जी उस समय सरकार में थे, और जब लागू होगा तो सरकार गिरा दी जाएगी, और सरकार गिरा दी गई बीपी सिंह की, सबको पता है। बीपी सिंह के बाद नरसिंहा राव जी आए और उन्होंने उस मंडल कमीशन को फाइनली लागू किया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा काका कालेकर कमीशन 5 into 7 पर वो डिसीजन हुआ। काका कालेकर कमीशन नेहरू जी ने उसको शुरुआत की थी, और कमीशन मेंबर ने आकर के ये रिपोर्ट दी। आज भी वो रिपोर्ट पड़ा हुआ है, देश की संपत्ति है, सबको पढ़ना चाहिए। झूठ भाजपाई जो फैलाते हैं इस पर नहीं आना चाहिए। 5 बनाम 7 से उस काका का लेकर कमीशन में ही, कमीशन के मेंबर ने ही उसको रिजेक्ट किया। इसमें किसका काम है? किसने रोका? मंडल कमीशन 80 में लागू किया, शुरुआत की किसने बनाई? किसके नेतृत्व में वो उसका पूरा गहन विवेचना हुआ? कांग्रेस की सरकार में। इसके अलावा 2006 में जो हमने, अरे भाई सुनिए ना 2006 में, अरे भाई लागू तो हमने किया था ना, लागू आपने नहीं। अरे मंडल कमीशन आपने लागू नहीं किया था, कोर्ट के जजमेंट में किया था, हमने लागू किया था। 93 में बीपी सिंह की, नरसिंहा राव की सरकार थी, उसने फाइनली पार्लियामेंट में पास किया था, आप नहीं किए थे, आप विरोध कर रहे थे, आप विरोध कर रहे थे। 2006 में जो शैक्षणिक 16 आर्टिकल 16(4) आप पढ़िएगा। मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं, संविधान की बात करता हूं, तथ्य पर बात करता हूं, झूठा नहीं। 16(4) शैक्षणिक और सामाजिक रूप में जो आरक्षण मिलना चाहिए हमारी सरकार ने दिया। आज उस पर ये लोग संकट मंडरा रहा है, लोग नहीं कुछ करना चाहते। आर्टिकल 15(1) जिसमें संविधान में शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो आरक्षण की बात थी, यही नेहरू जी के दौर की बात है। जमींदारी उन्मूलन पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और उसी में एक नया से सब क्लॉज जोड़ा गया था 9 शेड्यूल। वो 9 शेड्यूल में यदि किसी चीज को डाल देंगे तो वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता और वो अधिकार संपन्न हो जाता है। उसी का लाभ लेकर के तमिलनाडु में जो है 50% से ऊपर का सीलिंग है, और वहां के जो ओबीसी के लोग हैं उनको आरक्षण मिलता है 69%।
ये नेहरू जी की देन थी, कांग्रेस की देन थी। अब इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी बातें की हैं। नेहरू जी की देन थी? अरे भाई, नेहरू जी के जमाने में नहीं आया था भाई, कुछ भी बोल रहे हैं भाई। लाइन आप पढ़ लीजिएगा। कुछ भी बोल रहे हैं। कब हुआ शेड्यूल लाइन, कब शुरू हुआ जरा बताइए। आप तो सांसद भी हैं। शेड्यूल लाइन की बात क्या है? रिजर्वेशन किसके नेतृत्व में? की सरकार आने के संविधान बाद में किसके नेतृत्व में? बाद आया, अरे मूल चले गए 1964 संविधान में था कुछ भी। अरे मूल संविधान में था, शेड्यूल लाइन मूल संविधान में था, या नेहरू जी ने उसको शुरू की थी जमींदारी उन्मूलन को लेकर के? उसमें जाता है, रिव्यू नहीं होता। तमिलनाडु उसी का लाभ लिया। और अभी वापस आए 25 में आ जाए, 2025 में आ जाए। अभी बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। अभी आ रहा हूं। अपर कास्ट है राहुल गांधी, ये क्यों बोला गया? अपर क्या होता है, लोअर क्या होता है? 10 सेकंड एक सेकंड सर, आइए ना, पहले आइए, आपके अध्यक्ष है, आपके अध्यक्ष भी तो कुछ है ना यहाँ। अपर कास्ट राहुल गांधी, आप लोअर कास्ट की चिंता करते हैं, ये क्या है? मतलब अपर लोअर कौन है? देखिए, सच्चाई से कोई मुंह मोड़ रहा है तो मुंह मोड़ ले। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित इस देश की सच्चाई है। हिंदू मुस्लिम भी इस देश की सच्चाई है। उस दायरे में रह करके क्षेत्र और सुनिए ना। अरे कहानी मत बोलिए, पूरा देश जानता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं सारे इंस्टीट्यूशन में। देखिए, मैं बीच में नहीं डिस्टर्ब किया था, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था, फिर मैं भी करूंगा आपके टाइम में। मुझे शेरो शायरी का शौक नहीं है, सच्चाई व्यक्त करता हूं और सच्चाई ही होना चाहिए। क्या इस देश में आदिवासी को, इस देश में दलित को, इस देश में पिछड़े को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? वो हमेशा क्या नीचे के वर्ग में ही रहेगा? क्या उसको आर्थिक तौर पे उत्थान नहीं होना चाहिए? शुरुआत होनी चाहिए अगड़ा पिछड़ा बोलना बंद करके, क्योंकि संविधान भी अपर लोअर नहीं कहता है सर। नहीं, संविधान भी नहीं कहता है। ठीक है कि आप और हम हो सकते हैं ब्राह्मण, नहीं, आप और हम हो सकते हैं ब्राह्मण, लेकिन दलित समाज के साथ जो होता है, आदिवासी के साथ जो होता है, जो पिछड़ा वर्ग का इस समाज का है, जो महिलाएं हैं इस देश में, आज भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इस सच्चाई को जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं, तब तक देश के विकास में जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है क्या? जल्दी समझिए, 10 सेकंड उनका बात कर लेने दीजिए। ये जातिवाद की बात नहीं है, बिल्कुल है, जाति भागीदारी न्याय की बात है। आप अपर हैं, न्याय दीजिए ना। आप अपर हैं, नहीं, न्याय दीजिए। क्या होता है? हमारा जन्म जब हुआ, हमें जन्म के साथ हमें कुछ अधिकार मिल गए हैं। कोई अपर नहीं है, अधिकार की कहानी है, कोई लोअर नहीं है। दलित जब जाता है किसी गांव में, आज भी समाज में गांव में जाइए और देखिए दलित के साथ क्या होता है, आदिवासी के साथ क्या होता है, महिलाओं के साथ क्या होता है, मजदूरों के साथ क्या, गरीब लोगों के साथ जो है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकारना होगा और उसे न्याय दिलाना होगा। ये तकाजा समय का है। जल्दी से वीपी सिंह पर जो फैक्चुअली इनकरेक्ट बात उन्होंने बोली है, हम 2025 के साथ जिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, इनको इसकी समझ कम हो इस कारण से कि भाई इनको अच्छा जगह मिला, इनको पढ़ने का मौका मिला। उन गांव में जाइए गरीबों के साथ, दलित बस्तियों में जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उनके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं, हमारा भाई है, हमारे परिवार का आदमी है। और याद रखिएगा, जब आप उस दलित बस्ती में जाइएगा तो अपर लोअर मत बोलिएगा किसी व्यक्ति से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी। देखिए, झूठ बोलने की इंतहा होती है। वीपी सिंह के जमाने में 6 अगस्त को मंडल कमीशन के लाने की बात हुई, और यही कंचा लैया जो इस कार्यक्रम में है, उनकी किताब है शूद्राज द न्यू पाथ अहेड। उसमें एक पूरा चैप्टर शरद यादव ने खुद लिखा है। उन्होंने कहा देवीलाल की रैली थी 9 अगस्त को, वीपी सिंह ने बुलाया। ये शरद यादव ने लिखा है कि वीपी सिंह लागू नहीं करना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि अगर देवीलाल की रैली हुई तो ज्यादातर सांसद जनता दल के उधर चले जाएंगे। रोकने का एक ही तरीका है, मंडल समाज नहीं आता था ओबीसी में। अच्छा, भाजपा उसको समर्थन कर रही थी कि नहीं? भाजपा समर्थन कर रही थी उस सरकार को। बोल रहा हूं, कोई बात हवा में नहीं, पूरी बात कर ले, पूरी बात कर ले। समय में जाइएगा, दोनों तरफ से तमाम बातें होंगी। प्लीज 25 में आइए। एक कमंडल लेके चले थे राम मंदिर, आप सकते हैं चिल्लाना मजबूरी होगी। नहीं, कोई चिल्लाना मजबूरी नहीं है। करूंगा आप उस सरकार में थे या नहीं, समर्थन दे रहे थे कि नहीं? निर्णय 15 अगस्त को करते। शरद यादव ने कहा मगर देवीलाल की रैली 9 तारीख को है, अगर आपने नहीं लागू किया तो मुझे भी जाना पड़ेगा। और इसलिए उस समय जाट समाज और बाकी ओबीसी में डिवीजन करने के लिए वीपी सिंह लाए। और ये बेवकूफी की बात बोलते हैं। मंडल आया, इसका मतलब आप समर्थन नहीं कर रहे थे मंडल कमीशन का। शिलान्यास हुआ, आप मंडल कमीशन का विरोधी थे। राजीव गांधी क्लियर हो गया। अरे कुछ भी सुधांशु जी ने स्पष्ट कर दिया, ये मंडल कमीशन के विरोधी थे। देवीलाल और शरद यादव ने लाया, विरोध कर रहे थे, इसलिए सरकार को तोड़। अब एक और मैं बात कह दूं लास्ट में, जो ये बहुत बोल रहे हैं, अरे देश का सबसे बड़ा ओबीसी प्रधानमंत्री आया है, सबसे लोकप्रिय ओबीसी आया है, जो भारत नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, तो उसे रोकने के लिए कौन आया है? सुनिए,
उन पंडित जी के खानदान के लोग आए हैं। वो उस देश के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने नाम के आगे पंडित लगाया, जो बीफ भी खाते थे, स्कॉच भी पीते थे और 2 शब्द संस्कृत के नहीं बोल पाते थे। और उनका और सुनिए, नेहरू से पंडित नेहरू से तुलना करके अपने आप को छोटा दिखा रहे हैं पंडित नेहरू। कुल गौरव। अच्छा ठीक है। राहुल जी विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाते हैं और जाके राजस्थान में कहते हैं कुंभकर्ण योजना लागू की गई है। संस्कृत के 2 वाक्य नहीं बोल पाते और चेक करिए 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है। कितना चेहरा बदल के रखते हैं ये लोग कि एक चेहरे पे कितने चेहरे लगा लेते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं। और मैं लाखों बंदियों ने कह रहा हूं, जो मैंने बोला, जो इन्होंने बोला, सब जाके चेक करिए और फिर सोशल मीडिया पे लिखिए कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। 2025 को चेक करके लिखिए। 2025 पर लाते हैं तो आप ही बोलिएगा। 2025 पर लाते हैं, आज का प्रतिनिधित्व देखते हैं। अगर ओबीसी समुदाय की चिंता है किस पार्टी को कितनी है, इसी में पोल पट्टी खुल जाएगी। सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस के कितने मुख्यमंत्री ओबीसी से हैं वो आपको दिखा देते हैं। सभी जातियों का हमने इसीलिए ब्रेकअप किया है ताकि आप भी समझ जाएं। सवर्ण मुख्यमंत्री बीजेपी के 14, कांग्रेस के 3। माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री कुल 14 है बीजेपी के और 3 कांग्रेस के हैं। सवर्ण 9 है बीजेपी के, 2 कांग्रेस के। ओबीसी 2 है बीजेपी के, 1 कांग्रेस के। आदिवासी 3 है बीजेपी के। इसी के साथ साथ अगला भी दिखा दीजिए जल्दी से। 1952 से अब तक जो केंद्र सरकार में ओबीसी मंत्री रहे हैं, इसमें मीडिया सोर्स है हिंदुस्तान टाइम्स को कोट करते हुए हमने ये जानकारी वहां से ली है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों का देखिए 1952 से अब तक सवर्ण केंद्र सरकार में कितने ओबीसी मंत्री रहे। तो सवर्ण 61.5 रहे बीजेपी के, आपके रहे 72.5। ओबीसी 25.3 बीजेपी के, आपके 14.1। जबकि आप देखिए कितनी बार सत्ता में रहे हैं। दलित 7.2 इनका, आपका 9.1 और आदिवासी 5.9%, 4.3%। क्या ये आईना काफी है समझने के लिए कि दलितों का प्रतिनिधित्व कौन कितना कर रहा है या ओबीसी का कितना कर रहा है? दोनों के लिए है ये जो आपने दिखाया एकदम सही कहा। हमारा 3 मुख्यमंत्री है, 3 में 1 ओबीसी है, 1/3 हमने दिया है। बाकी का मैं आंकड़ा नहीं दिखाना बोलना चाहूंगा। इसमें राहुल जी ने साफ गोई से स्वीकारा कि हमें जो है उस मुद्दे पर नहीं थी, इसलिए हाँ वो उसकी बात कर रहा हूं अभी। ये जो अपने मंत्रियों की बात की, सीएम की भी बात की। तीसरी बात, भाई साहब बड़े बड़े शब्द कह रहे हैं कि राहुल जी को ये बोलने नहीं आता है, वो बोलने नहीं आता है। मैं वो शब्द नहीं कहूंगा देश के प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री जितने जितने शब्दों का उच्चारण कैसे कैसे आजकल कर रहे हैं, कहूंगा तो बहुतों की पैंट गिली हो जाएगी। ये शब्द बोलना ठीक नहीं है, तो ये मत जाइए। कई बार स्लिप ऑफ टंग होता है, और स्लिप ऑफ टंग को यदि आप मनाना चाह रहे हैं, नेहरू की तुलना आप कर रहे हैं। अरे नेहरू के एक अंश मात्र भी आप हो जाते तो समझते। नेहरू को आप गाली दे करके अपना, वो नहीं होता है गांव में कहावत की है कि ईंट लगा करके ऊंचा हो जाना। ईंट लगा के ऊंचा मत होइए। नेहरू ने इस देश को बनाने में, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो और सारे जितने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इस देश की बुनियाद है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने किया। आज आप उसी को खा रहे हैं और उसी को बेच रहे हैं, अपने मित्रों को गिरवी रख रहे हैं और उसी से कमाने का काम कर रहे हैं और उसी के पैसे से चुनाव है। तो दोनों बिहार वाले चेहरे दिखा दीजिए जल्दी से। करोड़ रुपए आप साल में जाकर विदेश में खर्च कर रहे हैं। सबने देखा, पूरा देश देखा। क्या कांग्रेस ऐसे वक्त पर यह मुद्दा उठा रही है? का सेंसस राहुल गांधी ने फिर से कमिटमेंट किया है और ये आपके लिए बिहार में भारी पड़ सकता है। देखिए, उन्होंने कहा कि हलवा बंटता है तो आप लोगों को नहीं मिलता है। एक हलवा राहुल गांधी जी ने भी बांटा चुनाव के समय। किसको दिया अपनी अमेठी वाली सीट? किशोरी लाल शर्मा जी को। उनके पीए लगे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे और ब्राह्मण जाति से आते थे। एक हलवा बांटा बहन जी को, वायनाड का सीट खाली किया, प्रियंका गांधी को दिया। मैं बहुत थैंक यू बोलता राहुल गांधी जी, अगर आप किसी कांग्रेस कार्यकर्ता जो ओबीसी समाज से आता है उसको अमेठी सीट दे देते। आज दावा क्या किया, मैं अपर कास्ट से आता हूं तो बब्बर शेर जैसे कार्यकर्ताओं का शपथ लीजिए। पहले तो ये लोग घोड़ा बना दिया था राहुल गांधी ने, बारात का घोड़ा, रेस का घोड़ा, पता नहीं किस किस करतब का घोड़ा। आज बोला बब्बर शेर अपने कार्यकर्ताओं को। मेरा सवाल है, दिनकर जी ने बहुत अच्छा पूछा है, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल पर सुख में पलते हो। ऊपर सिर का कनक छत्र, भीतर मन है काले काले, शर्माते नहीं आज आप अपने को अपर कास्ट बताने वाले। क्या आप ये आपको एकदम शर्म धोके पी गए कि गुजरात के राष्ट्रीय अधिवेशन में आपने कहा कि दलित मुस्लिम करते रहे तो ओबीसी छोड़ के चला गया। मेन बात क्या है कि कांग्रेस को रणनीतिक बीमारी हो गई है, कोई भी दवाई खा रही है। अब आते हैं मंडल कमीशन पर।
राजीव गांधी उस मंडल कमीशन के फाइल पर बैठे रहे, इंदिरा गांधी जी बैठी रही, 10 साल बीत गए, 80 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट सबमिट हुआ था। क्यों नहीं उस समय आरक्षण लागू कर दिया जो 27% ओबीसी समाज को आगे बढ़कर के नौकरी में आरक्षण मिलना था? कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा और यह सवाल पीछा करेगा आपका। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी, उसमें नीतीश कुमार सदन में थे, उन्होंने इस देश में ओबीसी आरक्षण का रास्ता प्रशस्त किया। जाति जनगणना पर इस देश में सबसे पहली बार 1994 अगस्त में नीतीश कुमार जी ने संसद में यह सवाल उठाया। यह कंसेप्ट वहां से आया और बिहार में जाति का सर्वे करके दिखाया। मैं आपको जिम्मेदारी से अंजना जी एक आखिरी लाइन बोलना चाहता हूं। जब इंडिया ब्लॉक बना था, ये प्रस्ताव आया कि जातिगत जनगणना कराना इंडिया ब्लॉक का प्लैंक होगा। राहुल गांधी वॉकआउट कर गए। वो नहीं चाहते थे कि इसका प्लैंक बने, ममता नहीं चाहती थी, केजरीवाल नहीं चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी इसका क्रेडिट खाना चाहते थे। वो ओबीसी नेता जो नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व में नहीं रहना चाहते थे। पहले तो आप नेतृत्व सौंपिए। कांग्रेस का कितना ओबीसी अध्यक्ष हुआ आज तक? मुझे तो लगता है दलित अध्यक्ष पहली बार हुआ है। तो एक सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, उसमें राहुल गांधी का परिवार राजनीति में नहीं था। उनको शौचालय में बंद कर दिया कांग्रेस दफ्तर में, उनको इतना प्रताड़ित किया, बेइज्जत करके भगाया। मेरा मानना है, आपको भी पता है संघ की तरफ से दिया हुआ एक बयान बिहार के चुनाव में कितना भारी पड़ा था आरक्षण के मुद्दे पर। आप समझिए, आरक्षण का प्लान समाजवादियों का रहा है। राहुल गांधी जी की पार्टी आरक्षण विरोधी रही है, ये बात इस देश जानता है। अगर दलित प्रधानमंत्री हो जाए तो प्रॉब्लम। अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिया, ये दलित गाते रहते। अंबेडकर साहब को भारत रत्न किसने दिया? अरे नेहरू जी ने विवश कर दिया, अंबेडकर साहब को इस्तीफा देना पड़ा कैबिनेट से। तो आप नेहरू तक जाते जरूर हैं, लेकिन इस बात को समझिए, आपको भारतीय समाज के जातिगत विकास से कांग्रेस का कभी कोई लेना देना नहीं था। सभी प्रधानमंत्रियों की इतनी बात हो रही है तो वो डेटा भी हम दिखा रहे हैं, उसको आपको बता ही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के दूसरे सबसे ज्यादा कार्यकाल के लिए पीएम रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं लेकिन नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी जिनकी आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, वो आज भी सबसे ज्यादा लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। 6126 दिन, अब प्रधानमंत्री 4078 दिन हो गए हैं और इंदिरा जी उनसे पीछे रह गए। जल्दी से एक बार कंचना जी को प्लीज, शो देखने थोड़ी आई है। ये भी झूठ है। अभी जो आपने कहा, वो 11 साल रही हैं इंदिरा जी, और 5660 दिन के लगभग हो रही हैं। तो अभी जो है ये गलत है, तो ये गलत झूठ फैलाया जा रहा है। फिर से दिखा दीजिए, जैकेट में लिखा हुआ है और जाके देखिए इंदिरा जी कितने दिन टोटल रही। आप लोग सब लोग गूगल कीजिए, वो 11 साल। अरे वो गलत है, लगातार कार्यकाल लिखा है। लगातार कार्यालय कहना और वो कहना, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन ना चला जाए, उन्होंने पॉइंट आउट किया है, तो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, लगातार लिखा हुआ है। और इसीलिए हम ब्रैकेट में बता रहे हैं सर कि कौन कब कब सत्ता में आया। लगातार दिन में, लगातार कार्यकाल में पीएम रहने वाले। वहां पे किसने सोचा था कि इस पर भी एक दिन लड़ाई होगी? चलिए जल्दी से कंचना जी। सुधांशु जी बहुत चिल्लाते हैं, रोते हैं, कांग्रेस ने काका का लेकर नहीं लागू किया, कांग्रेस ने मंडल नहीं लागू किया। तो आपने मंडल कमीशन की कितनी रिकमेंडेशन लागू कर दी है तो बता दीजिए। पहली बार ओबीसी को आरक्षण जनता दल की सरकार में मिली थी, इन्होंने क्या किया? सरकारी गिरा दी। मंडल के लिए कमंडल की यात्रा निकाल दी और लालू जी ने समस्तीपुर में गिरफ्तार किया था, वो स्टोरी सबको पता, हम नहीं जाएंगे। मंडल कमीशन छोड़ दीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी जब सबसे पहले आरक्षण दिए थे, कैसी कैसी गाली दिए थे, मैं तो यहाँ से निकाल भी नहीं सकती। ये आरक्षण कहाँ से आई आगे मैं नहीं बोल पाऊंगी। दूसरा, ये जब दूसरी बार आरक्षण मिला, यूपीए 2 की सरकार में मिला, तो सुधांशु जी आप बता दीजिए ओबीसी के लिए आज तक, अभी तक किस राज्य में, केंद्र में आप लोगों ने कितना आरक्षण दिया है? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े ओबीसी नेता हैं, तो आज आप यहाँ पर कह के जाइए, जनता से प्रॉमिस करके जाइए कि जो महिला आरक्षण बिल 2029 तक लटका है, उसमें ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा देंगे, कोटा विदिन कोटा देंगे। अगर आप लेकिन आपका क्या असेसमेंट है कि बीजेपी का ट्रैकर, आप ही से पूछ रही हूँ, एक बार ट्रैकर दिखा दीजिए। बीजेपी को आज भी ओबीसी समाज वोट क्यों दे रहा है? क्या आपका इंटरप्रिटेशन? मैं आपको फिर से बोलूं, मेरी बात, मैं उस पे आ रही हूँ। और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, आप इसको बता दीजिए। अगर आप ओबीसी के इतने बड़े सिंपथाइजर हैं, अगर आपके ओबीसी के इतने बड़े लीडर हैं, और धनखड़ साहब तो ओबीसी ही थे ना जी,
धनखड़ साहब ओबीसी थे ना, बड़ा जाट 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 ओबीसी किसान नेता ऐसे करते थे। आज इनको कहा दिया, हटा दिया पद से, संवैधानिक पद से आपने ओबीसी समाज को वोट नहीं दिया, चाहे वो दलित समाज के राष्ट्रपति को वोट नहीं दिया, और दलित ओबीसी गाते हैं। आपको कहीं से इशारा मिला क्या हमारे बीच में बोलने के लिए? अब मैं जवाब देता हूं। मेरी बात पूरी ही नहीं हुई। पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। धनखड़ साहब को वोट दिया था, राजद ठीक है, ने नहीं दिया। आपका पॉइंट रजिस्टर हो गया, पर जनता वोट क्यों दे रही है इनको? ये एक बार ग्राफिक्स कर देखिए, दे रही है उस पर ओबीसी और उसके लिए आपका सर्वे कहेगा। लेकिन आप जो कुंडली मार के 65% आरक्षण पे बैठ गए हैं, जो हमने बिहार में पारित किया, वो कब लागू होगा ये बता दीजिए। अति पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ लालू प्रसाद यादव बिहार में पंचायती राज में क्यों थे? जवाब देकर जाइएगा। अति पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ क्यों थे लालू? अरे उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला मिश्रा जी, जवाब देके जाइए। मिस्टर मिश्रा, अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं है तो बीच में टोक करके ना आप हमको गलत प्रूव नहीं कर पाएंगे। और एक सवाल आप लोग से पूछती हूँ कि झारखंड में पिछले सरकार में हमने 14% से बढ़ा के 27% आरक्षण किया ओबीसी का, गवर्नर को आपने उस बिल पर बैठा दिया और आज तक अभी 27% हो नहीं पाया। जी, 2-3 लाइन का जवाब, जिसके बाद मैं सवाल लूंगी बच्चों का। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब प्रवक्ता लोग आते हैं तो अपनी पार्टी का स्टैंड ही नहीं पता होता है। महिला आरक्षण विधेयक पे आपकी पार्टी समर्थन कर चुकी है और यहाँ पे आके कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। शाउटिंग मैच बन जाएगा मैम। अपने टर्न पे बोलिए। फर्क होगा, लेकिन नॉलेज आपसे कम नहीं है। हमने कोटा विद इन कोटा अमेंडमेंट मांगा और यह भी बोला कि हम सरकार में आएंगे तो अमेंड करेंगे। झूठ नहीं फैला सकते आप हमारे बारे में। अब मैं बताना चाहता हूँ किसके दिल में कितनी हिम्मत है और कितनी शिद्दत है। देखिए, जो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया उसका आरजेडी ने विरोध किया, और एससी एसटी ओबीसी, सुनिए, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को इन्होंने ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में 2005 तक आरक्षण नहीं दिया। गलत। और इन्होंने उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद हुआ। अब सुनिए, जवाब लूंगी, पिछड़ों के प्रॉमिस जवाब लूंगी, रुक जाइए मैम। सुनिए, पिछड़ों के आरक्षण पे कौन डाका डाल रहा है? जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट हो गई, आरक्षण खत्म। जामिया मिलिया इस्लामिया एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म। कश्मीर अगर हो गई तो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म। और ये कह रही है, फिर अपने टर्न में बोलिए, तरीका ठीक नहीं है, तरीका ठीक। और सुनिए, इन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनमें एससी एसटी ओबीसी नहीं लड़ेगा। और सोचिए कैसा छल किया। अब मैं डाटा बता रहा हूं। इन्होंने हमारी सरकार में 2020 में 12 को मान्यता दी गई सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, 2021 14, 2022 86, इनकी सरकार में 2013 1656, 2012 1945, 2019 1613 1671, 2014 1516। ये पिछड़े दरवाजे से इन्होंने कर्नाटक में सारे मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दिया, तेलंगाना में सारे मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दिया। ये बाबा साहब संविधान के आरक्षण को इबारते बाबा साहब को इबारते शरिया बनाना चाहते हैं। इन्होंने सुप्रीम, सुनिए, ओबीसी कमीशन ने सवाल पूछा पश्चिम बंगाल सरकार से कि ये 141 जातियां कैसे सम्मिलित हो गई मुसलमानों की ओबीसी में। अब सुनिए, वो कहते हैं कि ये कन्वर्ट होने से पहले थे ओबीसी, इसलिए दिया जाए। आपको पता है ओबीसी कमीशन ने आपत्ति दर्ज की है कि पश्चिम बंगाल ने हिंदू समाज से ज्यादा जातियां मुस्लिम में दिखा रखी हैं। भैया कन्वर्ट हुए तो बढ़ कैसे गए, ये समझ में नहीं आता है। ये इनका तरीका है। इसीलिए हैसियत नहीं है किसी की कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में आरक्षण लागू करके दिखाए, सरकारी उस पर आरक्षण नहीं लागू कर पाते, तब ये बोलने का प्रयास करते। और लास्ट में कहूँ, सुनिए, रोने का दौर इनका आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का अपना वोट तो चला गया। जो कहते हैं ना, दलित मुस्लिम ब्राह्मण में पड़े रहे चले गए। ओबीसी तो राजद का है, ओबीसी सपा का है, उस पे नजर है कांग्रेस की। तो संभल के रहिए, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। मैं आपसे पूछती हूँ, आज सारे बच्चे हैं, सब पढ़ने लिखने वाले हैं, इस देश की टॉप यूनिवर्सिटीज बोली जाती है। जामिया मिलिया एमयू पे जवाब दीजिए, सुन लीजिए, कश्मीर पे जवाब दीजिए। दे रही हूँ ना जवाब, आप सुन लीजिए, धैर्य रखिए, मैं जवाब दे रही हूँ। आपको भी नहीं है, प्रोफेसर नहीं बन सीनियर आदमी पाइएगा। बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो, सीनियर आदमी बच्चों जैसा बिहेव मत करिए। प्रोफेसर नहीं बनाएगा, ये सही सवाल आपके हक में उठा गए। सीनियर आदमी है, बच्चों जैसा बिहेव मत करिए। पहला, आज इस देश के टॉप यूनिवर्सिटीज बीएचयू, डीयू, जेएनयू, जामिया, आईआईटी के जितने भी ले लीजिए, कब के बने हैं? बीजेपी की सरकार में एक भी नहीं बने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस कहाँ गया? कहाँ गया? अब और जामिया और ये एमयू की बात करते हैं ना, उसमें आरक्षण नहीं है, उसमें ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण नहीं है। तो 11 साल से इनकी सरकार है।
गलत बोल रहे, कभी ठीक नहीं है, था। 2-3 11 साल से सरकार में है, क्यों नहीं करते थे आरक्षण? आरक्षण इनको कर देना चाहिए ना, सिर्फ कोसेंगे, नहीं हुआ सरकार में बैठे आप करेंगे कब कोसेंगे? 5 सेकंड। एक कहावत है कि सबका भाई नहीं होता किसी एक का भी सच्चा भाई, और ये इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हे अल्लाह राम क्या गुरु नानक तेरी माया है, हे अल्लाह राम क्या गुरु नानक तेरी माया है, जो एक जात का नहीं है वो जात पात का मुद्दा लाया है। तुम याद करके आए थे ना, ये याद करके आए थे तो। मेरा सवाल एनडीए गठबंधन से है। सर, बिहार में चुनाव होने वाला, आप सिंधु नदी का जल रोक दिए, लेकिन बिहार में गंडक और कोसी नदी का पानी नहीं रोके। हर साल मानसून के सीजन में बिहार डूबता है सर, इस पर आप जवाब दीजिए। और इधर आपको ध्यान ना हो तो बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है, नेपाल सरकार को मदद भी दी गई है इस बार के बजट में, पिछली बार के बजट में जाके पलटी। सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आप लोग कहते हैं कि हम राजनीति पे जात पात नहीं हिलाते, तब भी आप लोग ओबीसी, जर्नल और ये सब की जाति पे भी बात करते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि जर्नल कोई गरीब नहीं होता, तो आप लोग उनके लिए क्या अपनी तरफ से स्टेप उठाते हैं? हमारी सरकार ने 10% जनरल गरीब वालों को आरक्षण दिया है। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है, आप हमेशा जातिवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन फिर भी जातिवाद के नाम पे जो बैकवर्ड क्लास है उनके वोट आपके गिर चुके हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सवाल तो मैंने भी पूछा था, अब इधर का हो गया, अब इधर से मैं आ रही हूँ, चारों तरफ आऊँ। सर, आपका कहना है कि अपर लिमिट है, वो क्या है, अपर कास्ट क्या है? एक साथ जवाब दीजिए। मैम, मैं एमपी साइड से हूँ। हमारे एमपी में ना लैंग्वेज पे, कास्ट पे किसी से भी लड़ाई नहीं होती है। अदर कास्ट में वो होती है, क्योंकि एमपी में पूरी बीजेपी है। अदर स्टेट्स में आप देखो सारी अलग अलग पार्टीज हैं, तो इसका कारण आपको भी पता है कि कारण क्या है वो लैंग्वेज, कास्ट पे और लैंग्वेज पे लड़ने का? क्या कारण है? बीजेपी हमारे यहाँ पे कोई कारण ही नहीं है, वहाँ पे लड़ाई ही नहीं। बीजेपी की सरकार, वहाँ लड़ाई नहीं होती। आपका बहुत सवाल हो गया, दूसरे शो में भी हुआ है, बाकियों को मौका आपका भी हो गया। मैम, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से ये है कि क्यों कांग्रेस हर बार छोटी और बड़ी जाति में हमारे देशवासियों को बांटने की कोशिश करती है? एक इनका सवाल। मैं आ रही हूँ, उधर आ रही हूँ, मैंने कहा है मैं आ रही हूँ हर हिस्से में। सर, मेरा सवाल ये है कि सबको एक समान की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जा रहा है? जानते हैं, एक समान देखने से देश एक हो जाएगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ऐसे ही थोड़ी होना है। एक समान देखने के लिए मेरा सवाल चारों से है। बिहार में कोई भी इंडिविजुअली पार्टी का कोई भी बहुमत से सरकार नहीं बना, तो क्या इस बार परिणाम बदल सकता है? कोई भी इंडिविजुअली पार्टी का बहुमत से सरकार बन सकता है? हम तो गठबंधन से लड़ रहे हैं। मेरा सवाल आप सबसे है कि इस बार बिहार के चुनाव में आप सब नीतीश जी की जगह और किसको देखना चाहेंगे? इनसे ये पूछ रही है क्या बात है? या इनसे पूछ रही है? मेरा सवाल सुधांशु सर से है। सर, लैंड माफिया पे आप क्या बोलना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ में जंगल जो कट रहे हैं उस पे आपका पॉइंट क्या है सर? मैं ये आपका हो गया। हमारे ही राज्यों में माफिया कहता है, दूसरे राज्य में मुझे रहना चाहिए जेल में। मुख्तार अंसारी कहते थे पंजाब की जेल में रहना चाहिए। आखिरी के 2 सवाल। ओबीसी और एसटी/एससी की तो आप सब बात करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जर्नल वाले गरीब नहीं है। ऐसे बहुत सारे जर्नल वाले भी गरीब हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या लेके आए? यही से शुरुआत। किसका? आपका? ठीक है। नहीं, उन्होंने बहुत 3-4 शोज हमने किए हैं, उनमें मेरा छोटा सा सवाल यही है कि जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, क्या हमें उनकी जात देखनी चाहिए? हम हमेशा बात करते हैं कि तो हमें पढ़ाता है शिक्षक, उसकी जात नहीं जानी जा सकती, तो क्यों हमें इस बात पर चर्चा करनी है? मैम, आप ये चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाए। मैम, हमारा जैसा का फिर क्या होगा? सुधांशु सर ने, जो बीजेपी ने हमको 10% आरक्षण दे दिया है, पर आप तो अभी भी वही लग रहे हैं, ओबीसी एसटी सबको देना चाहते हैं। हम कहाँ जाए मैम? हम कहाँ जाए? इंडिया छोड़ देंगे मैम? आप बस सामान्य वर्ग से आपके साथ शुरुआत करते हैं। अजय जी से शुरू करते हैं। अजय जी से शुरू, आपके पास अजय जी, जो सीधा सवाल था। मेरे यहाँ जो साथी बैठे हैं सब नौजवान साथी हैं और देश के भविष्य आप लोग हैं। मैं भी एक किसी जाति से हूँ, हर आदमी किसी न किसी जाति से है। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूँ, जितने यहाँ ओबीसी के छात्र बैठे हैं वो अपना हाथ उठा दें। ओबीसी में कितने लोग हैं? इसी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। मैं बाकी लोगों को कुछ नहीं कह रहा हूं, बाकी जो मेरे साथी हैं जो जनरल क्लास के हैं उनको ये बात समझना चाहिए। अपनी सरकार के ओबीसी मंत्री बताइए। 2 मिनट अब बात हो गई। जाके पैर न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई, ये उनसे पूछिए जो उस लेवल पर हैं, जो गरीबी को झेल रहे हैं, जो जातीय दंश को झेल रहे हैं, जो समाज में। रुकिए, मैं आपका भी जवाब दूंगा, आपका भी जवाब दूंगा, मैं आपका भी जवाब दूंगा, आपका भी जवाब दूंगा भाई। एक सेकंड क्या कह रहे हो? जो उस दर्द को वही समझ सकता है। अब जैसे महिलाओं की समस्या है,
वो अरे आप महिलाएं शो समझ कर रहे सकती हैं, हैं। सुन लेते हैं क्या? जी। सर हमें आरक्षण की जरूरत नहीं, जो मेहनत करेगा वो आगे एकदम, बढ़ेगा, चाहे वो एकदम, कोई भी हो। एकदम एक ओबीसी कैंडिडेट होके भी बोल रहा है कि मैं मुझे ओबीसी का वो नहीं चाहिए। ठीक है, सुनिए अंजना जी, वोट जो की हर बात नहीं 3 है। महीने सुनिए में ना, विदेश बीच में जाई, डिस्टर्ब वो करेंगे है तो बात समझे कैसे होगी? पीर पर आई। अरे प्रश्न हमसे गजब हुआ, है, जाके उत्तर पैर में दे पट्टी रहे हैं। दबाई। प्रश्न हमसे हो रहा है, उत्तर दे रहे हैं। देखिए हम जातिवाद की, देखिए दो चीजें हैं, रुक जाओ एक मिनट। देखिए जातिवाद अलग चीज है, जातिवाद और धर्म और क्षेत्र फैलाने वाली भाजपा है। हम जातिवाद नहीं फैला रहे, भागीदारी न्याय की बात कर रहे हैं जो संविधान के अंदर है। और संविधान में यदि न्याय है तो क्या गरीबों को नहीं मिलना चाहिए, आदिवासियों को नहीं मिलना चाहिए, ओबीसी के लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? बीइंग अ ब्राह्मण मैं कहता हूं न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय का तकाजा है और समय की मांग है। भारत के संविधान को आगे बढ़ाने की बात है। यह मजबूती देश को होगी यदि हमारा कोई गरीब भाई, कमजोर भाई जो समाज में अछूता है, अस्पृश्य है, वो ऊपर उठ के रहेगा, हमारे साथ जब बैठेगा तो देश मजबूत होगा और समाज मजबूत होगा। देश मजबूती तभी आएगी, ये बांटने से नहीं, जोड़ने की राजनीति है। क्रीमी लेयर की बात है, ओबीसी के लोगों को भी आरक्षण नहीं मिलता है। मेरे भाइयों, जो अपर कास्ट के लोग हो, क्रीमी लेयर वाले को नहीं मिलता है। और अपर कास्ट के भी गरीब लोग हैं, हम उनको भी आरक्षण मिले, हम उसके साथ खड़े हैं। अपर कास्ट का गरीब यदि है उसको भी न्याय मिलना चाहिए, फिर अपर हम उसके कास्ट, साथ भी खड़े हैं। अपर कास्ट क्यों नहीं? नहीं कंचना जी, ये ठीक है, ये अपर लोअर बोलना होना चाहिए, समाज एक लेवल पर आए। सर अपर लोअर बोलना बंद कीजिए, जनरल बोलिए, जनरल बोलिए और ओबीसी दलित बोलिए प्लीज। ये लोअर अपर बंद कीजिए। ठीक है, ये सच्चाई है। अपर कास्ट कौन नहीं कहता है, लोअर कास्ट कौन नहीं बोल रहा है, इसी के कारण आप उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं समाज में। मैं कहता हूं आप लोग जागरूक रहिए, ये देश आगे बढ़ेगा। हम चाहे जितनी धरनाएं बना ले, एक हम्बल सबमिशन है सर, परंपरा जब आप लोअर और अपर कहते हैं तो आप उसी खाई को आप और भी रीइंफोर्स करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, आप तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं सर, प्लीज स्टॉप दिस। अपर लोअर बोलना बंद कीजिए। अपर लोअर मत बोलिए सर। अपर जो उस बच्ची ने पूछा था ना अपर कास्ट क्या है बताइए, अपर कास्ट क्या है बताइए। ये बिटिया ने पूछा है भाई, जो समाज के अंदर जो मनुवादी सोच रखने वाले लोग हैं, जो 4 लोग आज तक आरएसएस में, एक ओबीसी क्यों नहीं अध्यक्ष बना, उसका चेयरमैन बना? जरा पूछ लीजिए इनसे, दूसरे को ज्ञान देते हैं। आरएसएस चलाती है देश के राहुल गांधी को अपर कास्ट क्यों नहीं? राहुल गांधी की बात है, राम मनोहर लोहिया की बात है, ये सारे लोग, चाहे बीपी सिंह की बात है, ये किसी भी जाति के थे लेकिन न्याय की बात करते थे और गरीबों के लिए और इस देश के निम्न वर्ग के लिए हल्ला नहीं, मैं कह रही हूँ आपको हल्ला नहीं, देश आगे बढ़े। आप लोग का सवाल हो चुका है, जल्दी से अच्छा ना लगे, लेकिन ये प्रक्रिया है परिवर्तन की, इसको आप भी नहीं रोक पाएंगे और हम भी नहीं रोक पाएंगे। आपको हमको इसके लिए निपट गए इसमें, देश मैं को आगे बताना लाने के चाहता लिए। और एक बात, मोदी जी परिवर्तन की बात करते रहे, मोदी जी खुद ओबीसी में अपना नाम लिखवा लिए हैं। आप लोग को पता है किसी को पता नहीं है ना? ओबीसी वो बने हैं, वो बनावटी ओबीसी हैं, ओरिजिनल ओबीसी नहीं है। और अंतिम बात जो भाई साहब ने कही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की, बिहार प्रदेश के इनके अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो किस हैसियत से माइनॉरिटी कॉलेज चला रहे हैं? जरा इसका जवाब देकर जाएं यहाँ आप लोग। ठीक है, अब जवाब चलाते हैं, सुनिए, ये भी जरा देख लीजिए, संवैधानिक दृष्टि उनके नाम पे लोग झूठे और झपटने की राजनीति कर रहे हैं। न्याय को खाने की बात है, संवैधानिक दृष्टि से देश के सबसे बड़े पिछड़े प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि वो नकली हैं। आप कितने असली पंडित हैं? नकली नहीं, बताओ भाई कितने असली वाले हैं? ये समझ नहीं आता। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए यहाँ समस्या क्या है। देखिए एक बात, कांग्रेस और आरजेडी दोनों में देखिए, कांग्रेस में क्या है, भाई राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, बहन प्रियंका लोकसभा में, परिवार की गणना हो गई लोकसभा में, संसद में पूरी। अब जोर जोर से कहो जात की राजनीति है बहुत जरूरी। अब आइए राजद में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी, और हमार एक बिटवा पहले मंत्री था, एक बिटिया पहले सांसद हुई गई, दूसरी राजनाथ सिंह के बेटा का भी चर्चा कर लीजिए। परिवार की गणना हो जाए यही नोएडा में जहां बैठे यही एमएलए हैं राजनाथ सिंह के बेटा। हमने 2 यादव चीफ मिनिस्टर दिए, मोहन यादव और बाबूलाल गौड़। आपने परिवार के बारे को नहीं दिया। और इनका यादव क्या है? सुनिए,
लालू प्रसाद यादव जी मोहर्रम के ताजिए के आगे झुक रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी जाति बताते हैं चुनाव के टाइम, नमाज के आगे समझ में आता है मस्जिद में सिजदा कर रहे हैं, सिर्फ और सियासी हमारे जाति मोहन की बात। यादव उज्जैन में धर्म संसद कर रहे हैं। मैं यादव समाज से कहना चाहता हूं, हो गया, सोचो भाई ये हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करेंगे, एक पीढ़ी से बांटना है, दूसरी पीढ़ी तक लाते देश लाते बांटना है, मोहर्रम और मस्जिद तक ले आए, देश 4 बांटने पीढ़ी के वाले बाद लोग। क्या होगा अंजाम सोच लो। देश बांटने वाले लोग हैं आप, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं कराएंगे। आपसे भी सवाल और जाति सियासी जाति के आप वो जो बच्चे आ गए, भाजपा वाले आ गए आपके साथ। ठीक है आपके साथ बस आ हो गए गया, भाजपा जात वाले। पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये बच्चे यहाँ नारा लगा रहे भाई भाई हैं, क्यों? सब छात्र हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सब एक अरे समान, गुरुजी हिंदू कंचना जी मुस्लिम को एक समान, सबको सन्मति दे भगवान, हिंदू मुस्लिम एक समान, सबको सन्मति दे। दिखाओ, बिरला मंदिर में कहीं नहीं करवा चुके हैं। हिंदू क्या होता है, मुस्लिम क्या होता है? पूरा देश एक है, ये भारत एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। ये महात्मा गांधी कहते थे, उनको ही नहीं मानते हैं। गांधी को बच्चे ने आपसे सीधा एक सवाल पूछा था, कंचना जी जवाब दीजिए। पहले इनका, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी नेता है सम्राट चौधरी जी, उनकी किनके बेटे वो बता दीजिए। और जब भागलपुर में मोदी जी आने वाले थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, पता उन्होंने क्या बयान दिया था? मोदी जी यहाँ आएंगे तो इसी की मिट्टी में गाड़ दूंगा, ये स्टेटमेंट है। आप उन्हीं के बेटे को क्या बनाए हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर? तो हमें परिवारवाद मत सिखाओ आप। दूसरे, आप बोल रहे थे कि आपको आरक्षण नहीं चाहिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। इस देश में 3343 ओबीसी जातियां हैं और 3343 ओबीसी जातियों का ठेकेदारी आप अकेले नहीं ले सकते, सॉरी। और आपकी सर, आपका मैं जवाब देती हूँ, अभी भी 99% यहाँ पर जो कचरे और गटर साफ करने वाले होते हैं ना, दलित समाज से आते हैं। रिप्रेजेंटेशन ओबीसी एसटी आदिवासी का देख लीजिए मध्य प्रदेश में। एक सेकेंड, मध्य प्रदेश में मैं नहीं कहूंगी कि एक आदिवासी आदमी के साथ कैसा किया था बीजेपी नेता, मैं नहीं कहूंगी कि उस पे क्या किया था। और दूसरा छोटा सा रिस्पांस प्लीज मैम, टाइम कम है कंचना जी, जल्दी। आज राहुल गांधी ने अपनी जाति बताई है, तो मुझे थोड़ा कुछ कहने का दिन करके उन्होंने जाति आज अपनी बताई कि वो अपर कास्ट है। पता नहीं अपर कास्ट होता क्या, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। सम्राट चौधरी कहते हैं प्लीज मैम, यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। आप रिपीट कर रही हैं। जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति मेरी जाति है भुजदंड, ये दिनकर ने कहा। अब एक पॉइंट और अरे कंचना जी रुकिए ना, कंचना जी, अरे ये क्या तरीका है कंचना जी, को है ना आपकी आवाज जा रही है, मेरी जा रही है। मैम हो गया, मेरी आवाज जा रही है, मेरी जा रही है। बोलिए। रुक जाइए कंचना जी, रुक जाइए, माइक नीचे रखिए। क्या कर रहे हैं आप? बोलिए। एक मिनट, जात का चूरन है, केवल परिवार को अरे सत्ता नीतीश देनी है, कुमार परिवार के बाहर अपनी और जात के एक व्यक्ति को बोलने सत्ता में देनी अभी है। देखिएगा नीतीश कुमार परिवार जातीय के बारे में जनगणना अपनी कराए जात थे, के उसी एक पार्टी व्यक्ति के को आप हैं, तो यहाँ दोहरा चरित्र मत दिएंगे। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई, माइक लेना पड़ेगा मुझे, माइक लेना पड़ेगा। क्या बदतमीजी है ये? बोलने नहीं देते, ये दूसरों को बोलने नहीं देते और हाथ में संविधान लेके घूमते। ओबीसी समाज का विकास का, उनके विकास का कांग्रेस के पूरे इतिहास में कभी कोई लेना देना नहीं है। न गवर्नर बनाया कभी, न वाइस चांसलर ओबीसी को बनाया, न रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया। आप पता कर लीजिए देश में। अब आइए आरजेडी का उन्होंने कहा परिवार खत्म, जाति खत्म। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट में पहली बार ओबीसी समाज के 25 लोगों को मंत्री बनाया। बताइए ना कितना बनाया था कांग्रेस ठीक है, अब उनको भी तो कुछ मोदी जी के बारे में बोलने दीजिए। कुछ कूट जाते बोलने के लिए समर्थन में माइक सर, प्लीज जल्दी से सुधांशु जी, लास्ट 30 सेकंड्स। मैं बताना चाहता हूं जिस कारण से ये लोग ये करना चाहते हैं, हमने 1904 अरे लास्ट में जवाब है, बोलिए। नहीं देखिए, नाटक मत कीजिए, जाइए वहां पे। देखिए कंचना जी के लिए एक बात कह देना चाहता हूं। इन्होंने सम्राट चौधरी जी की बात कही, तो लालू यादव जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा इसलिए रखा था क्योंकि वो उस समय इमरजेंसी में बंद थे और संकल्प लिया था कि कांग्रेस को हम जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे। और आज 50 साल पूरा होने पे एक लाइन नहीं लिखी, तो इनके लिए कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। आपका माइक भी यहाँ रख लूं,
हो हल्ला अब 10 सेकंड नहीं है, चारों माइक पांचों माइक यहाँ पर है, दिखा दीजिए, क्योंकि कंचना जी को लगा कि माइक यहाँ पर रखकर एक अच्छा सा सोशल मीडिया का बवाल मोमेंट हो सकता है, लेकिन जो भी बीच में बोल रहा था सबका मैंने माइक लिया और इसी के साथ हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। लेकिन जबरदस्त ऑडियंस। सुधांशु जी अब टाइम नहीं है, माइक यहाँ है, माइक यहाँ है, सबका माइक यहाँ है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।